देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। निकायों को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए। नगर पालिका रुद्रप्रयाग, हरबटपुर, नरेंद्रनगर और नगर पंचायत कीर्तिनगर के एरिया विस्तार को मंजूरी दी गई। वहीं चमोली के घाट ब्लॉक मुख्यालय और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाने को हरी झंडी दे दी गई। भीमताल नगर पंचायत को अब नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा। निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग का कार्यकाल भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को मंजूरी दी गई तो रनवे 3000 मीटर किया जाएगा और हाईवे भी शिफ्ट किया जाएगा। खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सरकारी विभागों में आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का फैसला लिया गया, जिसके लिए 150 पद चिन्हित किए गए हैं। पांच सितंबर से 8 सितंबर तक उत्तराखंड विधानसभा की तारीख तय हो गई है। अब राज्य में यूसीसी और भू कानून 2 बड़े मुद्दे हैं जिनका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद थी कि मॉनसून सेशन में इनके बिल आ सकते हैं, लेकिन अब इसकी उम्मीद कम बताई जा रही है। विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख आ चुकी है। 5 से 8 सितंबर तक सत्र आयोजित होगा और इस सत्र में सप्लीमेंट्री बजट भी आएगा। ज्यादातर वक्त बजट की चर्चा और उसे पास कराने में ही निकल जाएगा। लिहाजा अब इसकी संभावना बेहद कम हो गई है कि यूसीसी और भू कानून जैसे बड़े प्रस्ताव इस सत्र में लाए जाएंगे। कैबिनेट में तय किया कि 5 सितंबर से 8 सितंबर तक के लिए इसका निर्धारण हुआ है और ये देहरादून में होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अनुपूरक बजट के रूप में भी इस सत्र को मान रहे हैं। कांग्रेस पहले ही सत्र की कम अवधि पर सवाल खड़े कर चुकी है। कांग्रेस का साफ कहना है कि 4 दिन के सत्र में राज्य की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो सकती। यही नहीं, यूसीसी जैसे मुद्दों को सिर्फ चुनाव प्रभावित करने के लिए उठाने का भी आरोप लगाया। केंद्र की सरकार भी कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है देश के अंदर लागू करने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि उस परिस्थिति में राज्य की जो कसरत थी वो तो व्यर्थ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। हालांकि विधानसभा सत्र से पहले एक और कैबिनेट मीटिंग हो सकती है जिसमें भू कानून की रिपोर्ट पेश हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल इस सत्र में नहीं आने जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के पास जल्द ही एक हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, जबकि मसूरी और नैनीताल में हेलीपैड बनाया जाएगा। मुख्य सचिव एसएस संधू ने नागरिक उड्डयन विभाग की मीटिंग में इसके निर्देश दिए हैं। भौगोलिक हालात को देखते हुए राज्य में हेलीपोर्ट और हेलीपैड की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि सड़कों के साथ ही एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने से टूरिस्ट प्लेस में हाई एंड पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और आपदा जैसे हालात में भी हेलीपैड मददगार साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के टॉस डिवीजन में पेड़ काटने के मामले में वन विभाग ने वन निगम के खिलाफ एक्शन लिया है। तत्काल प्रभाव से वन निगम की लकड़ी की लाठ की निकासी पर रोक लगा दी गई है। वन निगम को आवंटित लाठ की आड़ में अवैध कटान किया गया है। वन विभाग ने 10 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि वन निगम अभी तक दोषी स्टाफ पर कार्रवाई से बच रहा था और दोषियों को सिर्फ नोटिस ही दिया गया था। नैनीताल हाई कोर्ट के निर्देश पर पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर आखिरकार 34 दुकानों पर चला। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल नगर पालिका ने सन 1988 में 1 साल के लिए अस्थायी तौर पर दुकानें यहां पर व्यापारियों को आवंटित की थी। बीते दिनों प्रशासन ने व्यापारियों को अपना सामान दुकान से हटाने के 2 दिन के लिए मोहलत दी, लेकिन लोग सामान हटाने को तैयार नहीं थे। उनका सामान भी जमींदोज हो गया। आज सभी लिए हमारी हमें कहीं स्थापित करा जाए, अपने रोजगार दिया जाए हमें, है ना, जिससे अपने बच्चों को पालन पोषण कर सके, है ना। किराया कर्जा ले रखा है बैंकों से भी, कहाँ से भरेंगे, है नहीं। हमारे द्वारा जो नोटिस दिया गया था वो नगर पालिका और समाज कल्याण विभाग को दिया गया था, जिसमें से कि 26 दुकानें नगर पालिका के अंडर में थी और उसके अलावा 8 दुकानें जो थी वो समाज कल्याण विभाग की थी। तो हमारे द्वारा सिंगल नोटिस नगर पालिका को और समाज कल्याण को दिया गया था। तो आज हमारे द्वारा जो यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हुई है।
उत्तराखंड में अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी गिरफ्तारी से बचा जा सकता है। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत पर बड़ा फैसला दिया है और कहा है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल भी दी जा सकती है। कोर्ट का यह फैसला 3 जजों चीफ जस्टिस विपिन सांघी, जस्टिस मनोज तिवारी और जस्टिस रविंद्र बैठाणी की बेंच ने दिया है। हालांकि जस्टिस रविंद्र बैठाणी ने इसके खिलाफ आदेश दिया, लेकिन 2-1 से निर्णय पास हो गया है। और अभी जो फैसला है इसका असर ये होगा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जो लोग अंतरिम राहत के लिए अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लोअर कोर्ट्स में भी, सेशन कोर्ट्स में भी, तो उनको उनकी जमानत की एप्लीकेशन, अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन अब कंसिडर की जा सकती है। उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज भंकोली में बारिश ने छात्रों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश का पानी खिड़की से होते हुए अब क्लासरूम तक पहुंच गया। क्लासरूम में कीचड़ फैला हुआ है, हर तरफ आप देख सकते हैं, जिसमें छात्रों को खुद ही अब साफ सफाई करनी पड़ी ताकि वो पढ़ाई कर सकें। कि ऐसे स्कूल जहाँ पे इस टाइप से दिक्कत हो और कुछ जनहानि की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हैं, ऐसे खराब मौसम में चिन्हित विद्यालयों में अवकाश भी दिया जा सकता है और स्कूल के मरम्मत और इस संबंध में जो भी कार्रवाई करनी है उसको मानकानुसार आपदा में या तो अपने विभागीय मत से प्रस्तुत करें। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में बारिश का तांडव देखने को मिला है। घाटी के मारछा गांव में हुई भारी बारिश के चलते झामती नाला पूरे उफान पर आ गया, जिस कारण इस इलाके को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल भी बह गया। पुल बहने के बाद ग्रामीणों को आवाजाही करने में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश के पानी के साथ आए बड़े बोल्डर्स की चपेट में आने से पैदल रास्तों को भी नुकसान पहुंचा है। टिहरी में बारिश के बाद बगड़धार के भारी मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे 94 पिछले 2 दिनों से बंद है। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे खोलने में जुटी है। नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड भी 8 दिनों से बंद है। इसी के साथ बारिश की वजह से 14 ग्रामीण रोड भी इस जिले की बंद है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों और यात्रियों को परेशानी हो रही है। फिलहाल प्रशासन की टीम रास्तों को खोलने में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से दुगड्डा के बीच पहाड़ी पर बादल फटने से एक बार फिर हालात खराब हो गए हैं। पौड़ी हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। हाईवे पर भारी भूस्खलन होने से जगह जगह डेंजर जोन बने हुए हैं। तो वहीं 5वें मील के पास 33 kVA की हाई टेंशन लाइन का पोल भी टूटने की कगार पर है। वहीं सबके बीच अब पौड़ी के साथ ही सतपुली, पोखड़ा में कई इलाकों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अगस्त को हरिद्वार में होंगे और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लेंगे, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। हरिद्वार के शांति कुंज में जेपी नड्डा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जेपी नड्डा रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे और इसके बाद कोर ग्रुप के साथ एक मीटिंग करेंगे। जी का उत्तराखंड का जो दौरा है वो 27 तारीख को है। मुख्य रूप से वो शांति कुंज में एक उनका अपना कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में नियमित आएंगे। उससे पहले क्योंकि उस दिन माह का अंतिम रविवार है, तो अपने ऋषिकुल के अंदर, आयुर्वेदिक कॉलेज ऋषिकुल के अंदर हम लोग वहाँ मन की बात के कार्यक्रम में उनका उपस्थिति उनकी रहेगी। राजस्थान के रेगिस्तान की तपिश शिमाली राज्य उत्तराखंड में भी महसूस हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के बीजेपी विधायक रेगिस्तान वाले राजस्थान में खाक छान रहे हैं और इसी पर उत्तराखंड में भी सियासी पारा चढ़ गया है। कैसे, ये हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मैं देहरादून से पुनः आऊंगा आपके बीच में। उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी के 46 विधायक हैं। 26 विधायकों की ड्यूटी 7 दिन के लिए राजस्थान में लगी है, जहां नवंबर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं।
फिलहाल 22 विधायक ही राजस्थान में हैं। 2 गए नहीं, 2 वापस लौट गए। जो वहाँ हैं वो एक एक विधानसभा क्षेत्र का मूड भांप रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। 27 अगस्त को दौरा पूरा करके पार्टी को रिपोर्ट सौंपेंगे। विभिन्न प्रदेशों से आए हुए मान्य विधायकगण आ रखे हैं, यहाँ की जो स्थिति उसका आकलन कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के लोगों ने सभी ने एक मन बना लिया कि राजस्थान में एक बार पुनः कमल को खिलाना है। राजस्थान में चुनावी महासंघ नवंबर में होगा, पर बीजेपी विधायकों के राजस्थान जाने की टाइमिंग पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि पूरे राज्य में बरसात आफत बनी हुई है और विधायक अपना क्षेत्र और जनता को छोड़कर चुनाव की चिंता में लगे हैं। ज्यादातर विधायकों के क्षेत्रों में सड़कें टूटी हैं, कई रास्ते बंद हैं, जनता त्रस्त है। कांग्रेस का सवाल चुभा तो बीजेपी का जवाब भी उसी अंदाज में आया। कहते हैं ना, पहले अपने गरेबा में झांको तब दूसरे के गरेबा में झांकने का काम करो। अपने गरेबा में झांक नहीं रहे, अपनी स्थिति देख नहीं रहे कि राज्य की क्या स्थिति आपने कर दी है। अब आप राजस्थान गवर्नमेंट की उपलब्धियों को जो है देखने गए हैं, तो हो सकता है कुछ सीख के आए वहाँ से। विधायकों का विषय है तो जिसकी जहाँ उपयोग तो काम में लगाया जाता है। और अभी वहाँ चुनाव है तो 1 हफ्ते के लिए खुल गए, 1 हफ्ते बाद उनकी वापसी है। उत्तराखंड बीजेपी विधायकों की ड्यूटी इसलिए भी लगी है क्योंकि कांग्रेस से कैसे लड़ा जाता है ये वो ढंग से जानते हैं, और यही वजह रही कि कांग्रेस ने भी मौसम को देखते हुए मुद्दा लपकने में देर नहीं की। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रक्षाबंधन से ठीक पहले धामी सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात दी। आज सीएम धामी ने सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया, जो उत्पाद बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराएगी। सचिवालय में स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाई गई राखियों के स्टॉल लगाए गए थे। एक ऐसे ही स्टॉल पर जब सीएम धामी पहुंचे तो महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और उन्हें राखी बांधी। इस मौके पर सीएम धामी की पत्नी गीता धामी भी मौजूद थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए और महिला उद्यमी जो बहनें हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ला करके ये बहुत ही बहनों को अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, अच्छा मार्केट बाजार देने का काम किया है। हमारी बहनें जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ करके घर गांव में बहुत से खाद्य पदार्थों को बनाती हैं, बहुत से उत्पाद जो है वस्तुओं का निर्माण करती हैं और सरकार के द्वारा जो है उनको इन कार्यों को जो है करने के लिए बहुत कई सारी योजनाएं भी शुरू कर। मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती है और बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं हमारी बहनों के मातृशक्ति के, जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। उसमें घरेलू उत्पाद भी हैं, बच्चों के उत्पाद भी हैं, अचार से लेकर सिलाई बुनाई। ये बहुत अच्छी योजना है। हमें ब्लॉक के माध्यम से ही एक बाजार मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। समूह की महिलाएं अपना हर प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन उन्हें बेचने के लिए उनको मतलब इंतजार करना पड़ता है, मेलों का इंतजार करना पड़ता है, दूर दराज जाना पड़ता है। लेकिन अपने ही गाँव में अगर उन लोगों के लिए स्टॉल की व्यवस्था जिस तरीके से हो रही है तो उन लोगों के लिए नजदीक में अपना सामान बेचने के लिए बहुत अच्छी सुविधा मिली है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले गुरुवार को किसानों ने रुड़की में एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा के सैकड़ों किसानों समेत बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। आपको बता दें कि रुड़की में पिछले 34 दिनों से अपनी मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं और उन्हीं के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया गया था। वहीं महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले दिनों हुई बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उसका पूरा मुआवजा किसानों को दिया जाए, साथ ही 1 साल बिजली के बिल को माफ किया जाए। कि जो सरकार मुआवजा दे रही है वो कम है, ये मुआवजे की धनराशि बढ़ाई जाए क्योंकि बहुत किसानों को 100% नुकसान हुआ है, जो खास करके गंगा के खादर में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। टिहरी में हो रही लगातार बारिश की वजह से टिहरी डैम का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया। बागेश्वर में लोक निर्माण विभाग के आवासीय कॉलोनी में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।
नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता बीपी शर्मा का दिल का दौरा पड़ने से निधन। जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। बागेश्वर में आबकारी विभाग ने 20 पेटी शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि चुनाव के चलते शराब की इन पेटियों को लाया गया था। अल्मोड़ा के विकास भवन में सीडीओ ने जिले भर के अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर बातचीत की गई। बागेश्वर के गरोड़ इलाके में सुबह स्कूल जा रहे बच्चों पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में 3 से 4 बच्चे घायल हो गए। देहरादून में कालसी चक्राता रोड लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गई। जेसीबी की मदद से 2 घंटे बाद सड़क खोली गई। ऋषिकेश के आसपास जलभराव के चलते लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दौरा कर अफसरों को निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग में 17 अगस्त को शुरू हुआ पाकबीड़ा महोत्सव खत्म हो चुका है। अंतिम दिन क्वीली गांव में आस्था का सैलाब उमड़ा। रुड़की गंग नहर में पानी कम होने के बाद मगरमच्छ दिखने लगे हैं। गंग नहर के नीले पुल के पास मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत है। रक्षाबंधन के त्योहार की तारीख और समय को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर तीर्थ पुरोहितों और ज्योतिषों ने मंथन किया। कई ग्रंथों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाए। 30 अगस्त की रात 9:04 से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा। श्री गंगा सभा ने बताया कि आगे भी त्योहारों को लेकर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की जाएगी। 30 तारीख को 10:58 के बाद उपाकर्म किया जाएगा और 30 तारीख को ही रात में 9:04 के बाद, या आप अपना पंचांग देख सकते हैं, जब भद्रा उतर रही हो, भद्रा उतरने के बाद रात में रक्षाबंधन होगा। ये निष्कर्ष निकला। विकृत सभी को है कि 30 तारीख को ही उपाकर्म भी होगा और रात्रि 9:04 पे भद्रा जाने के बाद जो है रक्षाबंधन बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ सालों में भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन मार्केटिंग के लिहाज से बड़े मौके में तब्दील हो गया है। उत्तराखंड के बाजार में चाइनीज राखियों के बीच लोकल प्रोडक्ट्स की भी मार है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट की किस तरह से लोकल प्रोडक्ट्स और विदेशी सामान दोनों की खूब खरीदारी हो रही है। ट्रेंड संस्था CII के मुताबिक भारत में रक्षाबंधन के त्योहार करीब 6000 करोड़ का है। इसमें बड़ा हिस्सा राखियों का है। भाई बहन के बीच का ये त्योहार जो रक्षा सूत्र से शुरू हुआ, वो डिजाइनर राखियों से होते हुए लोकल उत्पादों से बनी राखियों पर आकर टिक गया है। उत्तराखंड में इस बार चीड़ के पेड़ों से होने वाली पीरुल, नीतीमाड़ा वैली में पाए जाने वाले भोजपत्र और कुमाऊं के पारंपरिक आर्ट एपड़ से बनी राखियों की धूम है। यहाँ पर 64 उत्पादक समूह है, उसमें जो हमारी महिलाएं जुड़ी है, 643 महिलाएं जुड़ी है, उनके द्वारा यहाँ पर हैंडमेड एपण की राखियाँ बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी हमारे पूरे उत्तराखंड में बहुत अच्छी डिमांड आई है। और ये हम MDF राखी बना रहे हैं, जो हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति है। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के प्रयासों से ये प्रयास था कि हम लोग 24 तारीख से ही इसके लिए एक माहौल बना दें और जो खास करके रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन को एक उत्साह के रूप में हम लोग उसको मनाएं और उसके लिए तैयारियां शुरू करें। जानकार बताते हैं पिछले कुछ सालों में राखी के बाजार में भी चीन का कब्जा हुआ है। सस्ती डिजाइनर और वैरायटी के साथ चीन ने भारत के बाजारों में अपना माल डंप करना शुरू किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल मंत्र ने भी असर किया है। पिछले साल बद्रीनाथ आए PM ने भोजपत्र की तारीफ की और इस साल उच्च हिमालय क्षेत्र की महिलाओं ने भोजपत्र राखी बना दी है। ये राखियाँ पिरूल से, कंडाली से, नेटल भी कहते हैं, मोतियों से बनाई जा रही हैं। ये इको फ्रेंडली राखियाँ हैं। मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि आप हमारी जो माताएं बहनें स्वदेशी राखियाँ बना रही हैं। हालांकि बाजार में जहां चाइनीज राखी 7-8 रुपए से 15 से 20 रुपए तक आ जाती है, वहीं पीरुल की राखियां 25 से 27 रुपए और भोजपत्र से बनी राखियां 50 रुपए तक आ जाती है। व्यापारियों का मानना है कि मांग बढ़ने के साथ कीमतें भी नीचे आ जाएंगी।
नितिन सोमवाल, संदीप प्रसाद और किशन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। कुमाऊं में इन दिनों खास पर्व सातू आठों की धूम मची है। ये पर्व जहां एक तरफ शिव और पार्वती के प्रति आस्था का प्रतीक है, तो वहीं पर्व के जरिए पहाड़ के लोगों का प्रकृति प्रेम भी दिखता है। आपको भी लेकर चलते हैं सातू आठू यानी गमारा उत्सव में। हिमालय की तलहटी में भगवान शिव के सबसे ज्यादा उपासक मिलते हैं। यही वजह है कि पहाड़ की लोक संस्कृति में भी भगवान भोले की झलक साफ दिखती है। पिथौरागढ़ के साथ ही इन दिनों पश्चिम नेपाल में गौरा महेश्वर के रूप में शिव पार्वती की जीवन लीला का प्रदर्शन हो रहा है। कहते हैं जब पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर मायके आती हैं तो शिव जी उन्हें वापस लेने धरती पर उतरते हैं। वापसी के इसी मौके को यहाँ गौरा देवी की विदाई के रूप में सातू आठू मनाया जाता है। गौरा महेश्वर की शादी के उपलक्ष्य में विशेष खेल लगाए जाते हैं जो पहाड़ी हमारे कल्चर में आते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है और हमारे कल्चर का ये एक बहुत बड़ा कुमाऊं का बहुत बड़ा जो है ये उत्सव है। कुमाऊनी शैली में जो जोड़ा चांचरी खेल, ढुसका, ठुल खेल, ये क्या कहते हैं, धमुर धुस्सा आदि कई तरह की विधाएं इसमें हैं। गमारा पर्व का आगाज भादों की पंचमी से होता है जो पूरे हफ्ते भर चलता है। इस दौरान गौरा महेश्वर की आराधना 5 प्रकार के अन्नों को चढ़ाकर की जाती है। महिलाएं इस पर्व में खास उत्साह के साथ शिरकत करती हैं। पर्व के दौरान महिलाएं शिव पार्वती के जीवन के आधारित लोकगीतों पर खेल लगाती हैं और ये खेल यहाँ शिव पार्वती के प्रति अटूट आस्था को दर्शाते हैं। वहीं पहाड़ की जीवन शैली भी इनके जरिए प्रदर्शित होती है। पारंपरिक पोशाक में महिलाएं कुछ ऐसा समा बांधती हैं कि हर कोई देखता रह जाता है। पंचमी के दिन हम लोग 5 अनाजों को मिला करके तांबे के पात्र में पंच अनाज भिगाते हैं और उनको 5 घरों से हम बदलते हैं ताकि मित्रता बढ़े, समाज में एकता बढ़े। पहाड़ की अन्य लोक परंपराओं की तर्ज पर इस परंपरा को आज भी जिंदा रखने में महिलाओं का खास रोल है। महिलाओं ने इस पर्व को सदियों का सफर तय करवाया है, वो भी ऐसे दौर में जब लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हों। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।